Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 30th October of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस बोल लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 21 क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 17 क्या डिफाइन करता है? आप दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ और कोई क्वेश्चंस हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, लिंक है, वहाँ से भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जो आप पढ़ सकते हैं, सारे एक्सेस कर सकते हैं, सारे पीडीएफ नोट्स आप अपने नोट्स इससे बना सकते हैं, हाईलाइट करके बना सकते हैं, एज अ वर्ड फाइल बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कहते हैं आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको आंसर राइटिंग भी प्रोवाइड हो जाती है, क्या कहते हैं सॉल्यूशन के साथ, क्या कहते हैं आप भी लिख के भेज सकते हैं, वो भी चेक की जा सकती है। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए, आज की पहली न्यूज़ आती है, लोएस्ट कोर सेक्टर श्रिंकिंग सिंस मार्च की। जो कोर सेक्टर्स थे उनमें सबसे कम श्रिंकिंग इसी साल के इस महीने आई है, मार्च के बाद। जो मार्च के बाद जो कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा कोर सेक्टर्स जीते थे, उनमें श्रिंकिंग आई थी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से कोर सेक्टर्स हैं। जो मेन 8 कोर सेक्टर्स उनको देख लेते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज। पहली आती कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या कहते हैं 8 जो ये हैं, 8 कोर मेन इंडस्ट्रीज हैं जो क्या कहते हैं पूरा चलता है जिनका। तो हम लोग देख लेते हैं किसके हिसाब से पता किया जा सकता है कि किसका रेट कितना ज़्यादा है। तो वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है इसके। ये बताता है कि किस में कितना ग्रोथ रेट आया है डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स में, क्या कहते हैं फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में बताता है। इट इज़ कंपाइल्ड और पब्लिश मंथली। मंथली किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ये आप याद रखिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ये कंपोजिट इंडिकेटर है जो मेजर करता है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप क्लासिफाइड अंडर, जैसे ब्रॉड सेक्टर्स में कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। यूज बेस्ड सेक्टर में बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। इनकी अलग अलग वे में क्लासिफाई किया गया, उसके हिसाब से इसे निकाला जाता है। बेस ईयर इसका 2011-12 है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये वन ऑफ द मेजर्स है जो फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बताता है। ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, पॉलिसी मेकिंग पर्पसेस के लिए। ये एक्सट्रीमली रिलेवेंट भी है कैलकुलेशन के लिए, जिससे हमें पता चल सके कि हम क्वार्टरली और एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स निकाल सकें इसके द्वारा। तो जो मेन है 8 हम लोग देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स। अब देखते हैं न्यूज़ में क्या था। न्यूज़ में दिया गया इस बार श्रिंकिंग कम हुई है मार्च के बाद से। जो जितने महीने चल रहे थे बहुत ज़्यादा ये श्रिंक किया था, ये सेक्टर जितने 8 सेक्टर्स थे, तो इस बार कम हुई है, तो इसमें ये बात की गई है। इसमें वही कहा गया ये वो जो मेन इंडस्ट्रीज थी वो श्रैंक किए हैं जस्ट 0.8% इन सितंबर। सितंबर में से 0.8% श्रैंक आया है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ रेट अच्छा हो रहा है, ऐसा इसमें कहा गया है। जिसमें इसमें लिखा है कि सीमेंट आउटपुट जो इम्प्रूव किया सितंबर में 3.5% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप आया है। जो मार्च के बाद 25.1% था वो 3 पॉइंट बचा। तो काफ़ी सोचने की बात है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट आया है। तो ये कोर करेक्शन है क्या, देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, हमने देखा कि 0.8% डिक्लाइन आया था कोर सेक्टर आउटपुट में सितंबर में मार्च के बाद। तो ये सबसे कम देखा गया इस बार। कोल में जो 21.2%, स्टील में 0.9%, इलेक्ट्रिसिटी में 3.7% एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाता है। सीमेंट रिकॉर्ड नैरोएस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन 7 मंथ की। सीमेंट ने रिकॉर्ड किया सबसे कम कॉन्ट्रैक्शन 7 महीनों में मार्च के बाद। जून अगस्त एस्टिमेट रिवाइज टू -12.4% एंड -7.3% फ्रॉम -15% एंड 8.35% की। इतना कम आया, धीरे धीरे ग्रोथ रेट अच्छा हो रहा है इसका सारे कोर सेक्टर्स का। आउटपुट है श्रंक 5.1%। आउटपुट भी श्रंक किया है, क्या कहते हैं, इन सितंबर 2019 में। सो लोअर बेस बूस्टिंग नंबर्स, इसके कारण लोअर बेस बूस्टिंग जो है वो थोड़ा बढ़ी है, इसमें ये बात की गई। तो धीरे धीरे कोर सेक्टर्स जितने हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आया और ग्रोथ रेट देखा जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सेंटर सेट्स अप कमीशन टू टैकल एनसीआर पॉल्यूशन।
कि 22 ओवर जो EPCA है, Environment Pollution Prevention and Control Authority, वो एक न्यू बॉडी ब्रॉट इन थ्रू ऑर्डिनेंस अवेट फॉर्मर पर्सुअल बाय सुप्रीम कोर्ट। एक नई बॉडी लाई गई है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, EPCA, Environment Pollution Prevention and Control Authority। इस वक्त जैसे हमने देखा कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन है और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज है हर जगह क्या कहते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा पुअर कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी में चला गया है। तो ये वहाँ के लोगों के लिए सुविधा के लिए क्या कहते हैं वहाँ पॉल्यूशन कम हो, ये उसको कंट्रोल करने के लिए ये नई अथॉरिटी लाई गई है। तो हम लोग देख लेते हैं EPCA होता क्या है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA। EPCA बनाया गया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नेशनल एंड फॉर द नेशनल कैपिटल रीजन। ये नेशनल कैपिटल रीजन के लिए बनाया गया था विद द इन कंप्लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेट 1998 कि जनवरी 1998 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसे बनाया गया था। इसके पास पावर होता है टू एक्शन स्यू मोटो और ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट की, खुद से भी और किसी कंप्लेंट पे भी इंडिविजुअल या रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज को जो क्या कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, ये फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट पे वर्क करते हैं, ये सारे नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं कंट्रोलिंग व्हीकलर पॉल्यूशन जो होता है व्हीकल्स का पॉल्यूशन, और एक फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए रखना, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्शन फॉर ट्रैफिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इस सब पे जो इन्वायरमेंट से उनकी प्रोटेक्शन के लिए हर वे में ये वर्क करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है NIA सर्चेस ऑन इन कश्मीर एंड दिल्ली कि NGO रन बाय एक्स DMC चीफ रेडेड। कहते हैं NIA ने कंडक्ट किया सर्चेस 7 लोकेशन में कश्मीर वैली में और 2 लोकेशन इन दिल्ली में जो सेकेंड डे, जो एक NGO जो ट्रस्ट रेजिंग फंड्स हैं जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ या उनके फंड्स यूज़ किए जाते थे उस पर ये रेड पड़ी है। NIA ने रेड्स डाली है क्योंकि वो कहा जा रहा है वो गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो ऐसा क्या कहते हैं किया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको हम लोग देख लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसे बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा। ये सेंट्रल एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है जैसे कोई भी ऑफेंसेस या अफेक्ट करते हैं सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, अगेंस्ट एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, अगेंस्ट स्मगलिंग इन जो हाई क्वालिटी और कॉन्ट्रफिट इंटरकरेंसी होती है, ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स को, ये कॉम्बैट करते हैं टेरर से लड़ने के लिए भी वर्क करते हैं, एक सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट रूप के एजेंसी के रूप में भी वर्क करते हैं। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके ब्रांचेस कई जगह हैं जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, यहाँ पे। जो अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है ना, ये अमेंडमेंट बिल 2019 पास हुआ पार्लियामेंट के द्वारा, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी या बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर या सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, इन सबको इसमें जोड़ा गया है। इसमें एक स्पेशल कोड भी होती है, वो अपना सारा जो इसका जुरिडिक्शन होता है स्पेशल कोड का, वो पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा आता है। अगर कुछ कोई क्वेश्चन अराइज होता है उनके जुरिडिक्शन पे स्पेशल कोड के, तो वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, वो डिसीजन फाइनल होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है CM लॉन्चेस ऐप फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन रिलेटेड कंप्लेंट्स की। पॉल्यूशन रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए CM अरविंद केजरीवाल ने क्या कहते हैं ऐप लॉन्च किया है ग्रीन दिल्ली, जो इन्वॉल्व करेगा सिटीजन पार्टिसिपेशन और एक टाइमली एक्शन गवर्नमेंट फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन के लिए। इसमें रजिस्टर करा सकते हैं आप अपनी कंप्लेंट, रिपोर्ट देख सकते हैं पॉल्यूशन सोर्सेज और कैसे वॉलेट किए जा रहे हैं एंटी पॉल्यूशन के नॉर्म्स, उसके बारे में भी आप इसमें जान सकते हैं। तो एक ग्रीन दिल्ली ऐप जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एक जब सिटीजन पार्टिसिपेशन उसमें होगा तो इसे कंट्रोल करने के लिए जल्दी स्टेप्स मिलेंगे, जल्दी हम लोग उसे एक्टिविटीज़ ला सकते हैं नई नई इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें ये बात की गई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल हम लोग देखते हैं। चलिए पहला एडिटोरियल आता है ग्रैंड कोलिजन, इसमें बताया गया है जैसे लिवलीहुड जो कंसर्न्स है प्रेजेंट या पास के, जो मिस गवर्नेंस हुआ पास में, वो मोटिवेट करते हैं बिहार के वोटर्स को। जैसे हमने देखा कि इस कोविड-19 पैंडेमिक में भी इतना ज़्यादा इन्फेक्शंस आ रहे हैं, अभी भी डेथ्स हो रही हैं कोविड के कारण, लेकिन बिहार असेंबली इलेक्शन में इस पर कोई असर नहीं पड़ा। उतना ही कहते जैसे 2015 में वोटिंग पड़ी उतनी इस बार भी पड़ी, और कहते हैं इम्प्रूवमेंट ही हुआ है कुछ कुछ जगहों पर। तो ये ऐसा देखा गया। तो इसमें बताया गया कि जैसे हमने देखा
कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया एडवांटेज ऑफ अपोजिशन डिसयूनिटी, जो अपोजिशन की डिसयूनिटी है उसको देखते हुए उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा। जैसे हमने देखा जो वोटिंग रेट था फर्स्ट ऑफ द 3 फेजेस में वो काफ़ी अच्छा था, जिसने मैच किया 2015 के लेवल को, और कोविड-19 पैंडेमिक का कोई उस पर असर नहीं आया। हमने देखा इस बार मिस्टर नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार के, उन्होंने बैक फुट में अपना पूरा इलेक्शन लड़ा। उन्होंने आगे किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को, और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को उसके आगे ओवरटेक होने दिया। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो यंग मिस्टर यादव है उन्होंने अपने फादर की जो लेगेसी है उसको भी बनाए रखा है, और एक नए तरह की उनका फोर्थ टाइम होगा क्या कहते हैं बिहार में। तो इसमें देखना है कि क्या होता है। इसमें हमने देखा कि जब इलेक्शन रैलीज चली थी तो मिस्टर मोदी ने क्या कहते हैं अब्राहम टेम्पल के नाम पे भी कई वोट लिए। और ये जो जेडीयू बीजेपी अलायंस है ये फॉर्मेबल सोशल बेस है, नॉट इजी टू ब्रीच, इसे जल्दी तोड़ा नहीं जा पाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। चलिए, तो पूरे एडिटोरियल में यही इलेक्शंस के बारे में की बताई गई है, बिहार इलेक्शन के बारे में कैसे मिनिस्टर नीतीश कुमार क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। चलिए अगली अगला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है गैप्स इन लर्निंग, कि स्टूडेंट्स कैन स्टिल लर्न ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ये कल भी न्यूज आई थी कि कहते हैं जो सर्वे हुआ, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे जो रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया था कि कुछ परसेंट्स ऑफ क्या कहते हैं, देख लेते हैं हम लोग कल में क्या आया था। पहले कल हमने देखा था कि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आया सितंबर सर्वे, उसमें बताया गया जो 5.3% रूरल चिल्ड्रन है जो 6 से 10 साल के बीच में, वो स्कूल में इनरोल नहीं कराया उन्होंने, जो 1.8% था 2018 में। अराउंड 20% ऑफ रूरल चिल्ड्रन डिड नॉट हैव टेक्स्ट बुक सितंबर में, जो वो घर में थे उनके पास टेक्स्ट बुक नहीं थी। अबाउट 70% ऑफ चिल्ड्रन डिड नॉट हैव सम लर्निंग एक्टिविटीज़, और लेस देन 36% ऑफ रूरल चिल्ड्रन वो जिनके पास कोई लर्निंग मटेरियल या एक्टिविटीज स्कूल के दौरान नहीं मिला था। तो हमने देखा ये सब, ऑलमोस्ट 75% ऑफ सच स्कूल इंटरेक्शन जो हुआ वो मेनली व्हाट्सएप से हुआ। तो ये एनुअल स्टेटस का जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें ये बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो सर्वे हुआ 26 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज को मिला के हुआ। इसमें ये पूरे सर्वे में बताया गया है कि कैसे 43.6% ऑफ स्टूडेंट जो थे गवर्नमेंट स्कूल के, उन्होंने एक्सेस नहीं था उनके पास स्मार्टफोन का भी। और हमने देखा कि 67.3% ऑफ दोज हु रिसीव्ड लर्निंग मटेरियल इन दीज इंस्टीट्यूशंस गॉट देम ओवर व्हाट्सएप, की जो उन्हें मटेरियल्स मिला लर्निंग एक्टिविटीज़ का वो मेनली व्हाट्सएप के द्वारा मिला, व्हाट्सएप इंटरेक्शन से। तो इस पूरे उसमें यही बात की थी। इसमें ये भी लिखा गया है इट विल टेक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कि जैसे हमने सोचा था कि इसे ही 0 ईयर बना दी जाएगा, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाह रहा है इस पैंडेमिक के समय में, कोई भी बाहर किसी को नहीं भेजना चाह रहा, तो हम इसको एक 0 ईयर मान सकते हैं कुछ बच्चों के लिए जो स्कूल्स कहते हैं जहाँ पे इनरोलमेंट नहीं हो पा रहा बच्चों का, या जहाँ पे पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजना पा रहा, तो एक उनके लिए एक 0 ईयर रूप में वर्क कर रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है एन एविक्शन इन श्रीलंका दिस डे दैट एज, कि जैसे हमने देखा था इस पूरे एडिटोरियल में वो श्रीलंका एक्सपल्शन ऑफ मुस्लिम जो हुआ था श्रीलंका में उसके बारे में बात की गई है। जैसे हमने देखा था अक्टूबर 30 1998 को, जब नॉर्थर्न मुस्लिम्स ऑफ श्रीलंका जो पॉपुलेशन थी लगभग 75,000, उनको एब्रेटली एविक्ट कर दिया गया था बाय द एलटीटी, जो कहते हैं वहाँ के जो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे तमिल्स, और जो जिनका होम लैंड था वहाँ पे, तो उनको उनके द्वारा क्या कहते हैं मुस्लिम्स को हटा दिया गया। तो उनकी 30th एनिवर्सरी इस साल मनाई गई। जो उस वक्त फैमिलीज को एक्सपर्ट्स किया गया था उनको सिर्फ एक बैग दिया गया था और कुछ पैसे ले जाने के लिए। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एक्सपर्जन ऑफ मुस्लिम इन श्रीलंका, कि क्या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है जो इवॉल्व किया है। 2011 सेंसस के हिसाब से मुस्लिम्स आर स्लाइटली मोर देन 9% ऑफ द श्रीलंका अराउंड 20 मिलियन पॉपुलेशन, कि मुस्लिम कुछ ज़्यादा थे, मोर देन 9% श्रीलंका की जो पॉपुलेशन उससे ज़्यादा। ऑन द अदर हमने ये भी देखा सिन्हाला के जो बुद्धिस्ट थे वो कंप्राइज करते 75% और तमिल्स 11%। तो क्या कहते हैं मुस्लिम जो थे श्रीलंका में वो कम थे बाकी जो वहाँ के कम्युनिटीज़ है उनसे। जो लैंग्वेज थी श्रीलंकन मुस्लिम की वो तमिल थी। मेजॉरिटी ऑफ जो मुस्लिम थे वो रहते थे ईस्ट में, जो एलटीटी का पार्ट है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम का।
जो एक विजन है तमिल सेपरेट स्टेट का। अंटिल 1990 हमने देखा कि मुस्लिम बिलीव दे हैड कॉमन कॉज विद तमिल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। लेकिन जब हमने 1990 में देखा एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मेड डिपार्चर फ्रॉम श्रीलंका, तो एक न्यूली सर्जन रिजर्जेंट एलटीटी की जरूरत है जो ड्रोव आउट कर सके, कहते हैं लगभग 1 लाख मुस्लिम्स को। तो ये क्यों हुआ? क्या हाउ डिड बुद्धिस्ट मुस्लिम हेट्रेड इवॉल्व, ये कैसे दोनों के बुद्धिज्म लोगों के बीच में और मुस्लिम के बीच में कैसे ये हेट्रेड इवॉल्व किया, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें वही कहा गया है कि जैसे वो जो फॉर्मेशन था, श्रीलंकन मुस्लिम कांग्रेस वॉज सीन बाय सिरिनाला पार्टी एज किंग मेकर। तो क्या हुआ चेंज, जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई वैसे वहाँ के रिलेशन चेंज हुए, बट द इंसिडेंट बिगिन अकरिंग अगेंस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ 2016 में फिर से इंसिडेंट शुरू होने लगा कि मुस्लिम्स को वहाँ से डिस्प्लेस किया जाए, क्योंकि वहाँ पे उनके कारण कई कंसर्न थे। तो ये क्या लार्जर कंसर्न श्रीलंका के कि करंट वायलेशन उन्होंने देखा सिचुएशन जो श्रीलंका में थी, वो एक डायरेक्ट आउटकम है मेजोरिटिज्म का, कि जहाँ जिसकी मेजोरिटी रहेगी वही वहाँ पे रूल करेगा। तो क्या कहते हैं, इसमें वही बात की गई है कि ऑनगोइंग वायलेंस जो श्रीलंका में था वो एक मोर एन इको ऑफ पोस्ट वॉर सिनाला टेररिज्म, जो एक तरह से पोस्ट वॉर सिनाला टेररिज्म का पार्ट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है ईडी ऑफिशियल अरेस्ट कोडियारा सन बिनेश, कि ईडी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने अरेस्ट किया कोडियारा सन बिनेश को, ऐसा इसमें बताया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है जो इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। कहते हैं ये मेनली वर्क करती है, इसमें क्या कहते हैं ये वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें कई ऑफिसर्स आते हैं जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी ऑफिसर्स आते हैं। इसमें कई ऑफिसर डेप्यूटेशन में अभी आते हैं जैसे कस्टमर, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस के। इसमें एक कोर्ट होती है पीएमएलए कोर्ट, वो पूरा डिसीजन लेती है। जो क्या कहते हैं कोई भी अगर अपील पास करनी हो अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय पीएमएलए कोर्ट, वो डायरेक्ट फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट में उनके जुरिडिक्शन पर। तो ये पूरे जरा जो बनाई गई थी पीएमएलए कोर्ट, वो अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए बनाई गई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सबरीमाला पिलग्रिम्स अलाउड विद राइडर्स, कि सबरीमाला जो पिलग्रिम्स होंगे उनको अलाउ किया गया है राइडर्स के साथ। इसमें कहा गया है कि जब वो आए तो उनको कोविड-19 से नेगेटिव सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड लाना मैंडेटरी होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। इसमें ये बात की गई है। और जो उनका नेगेटिव सर्टिफिकेट है वो 24 घंटे के अंदर का हो, ज़्यादा दिन का ना हो कि पुराना हो। उनके 24 घंटे के अंदर का वो सर्टिफिकेट हो तभी उन्हें अलाउ किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।